हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो हम आपके पास डालने जा रहे हैं। ये जो नया वीडियो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप हम लोगों ने देखा था प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, और इसी के सीरीज में आज तीसरा स्टेप हम आपके पास इस वीडियो के माध्यम से भेजने जा रहे हैं। और ये तीसरा स्टेप हमारा है स्टाफिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स हर चैप्टर को मैंने बताया है कि सबसे पहले उस चैप्टर या उस टॉपिक का डिफिनीशन क्या है, क्योंकि डिफिनीशन अगर हम समझ गए तो शायद पूरी की पूरी चीज हमको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज सबसे पहले, जो कि मैंने पहले से आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, सबसे पहले हम स्टाफिंग की डिफिनीशन के जानने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा आइडिया स्टाफिंग के बारे में आता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर काम करने वाले लोग, टॉप टू बॉटम, इसी कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा डीप में और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टाफिंग के बारे में एक बहुत ही सिस्टमेटिक वर्डिंग आती है। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग a satisfactory and satisfied workforce। ये चीज यहां पर आपके इसमें बताया गया है। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग, ये चीज आपके स्टाफिंग में बताया गया है। क्या चीज है? सबसे पहले ऑब्टेनिंग, क्या ऑब्टेन करना, क्या पाना, कि जिस नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर टू नेचर वेरी करेगा पोस्ट, कुछ पोस्ट तो सब जगह कॉमन होती हैं, लेकिन नेचर टू नेचर वेरी करता है ये स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले किस नेचर के व्यक्तियों की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है या हमारे बिजनेस में जरूरत है। बिजनेस तो ना कहें हम स्टूडेंट, क्योंकि वो नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है। हर जिस नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है उस नेचर के ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लाइज, वर्कर टॉप टू बॉटम चाहिए। ऑब्टेनिंग, उसके बाद यूटिलाइजिंग, जो भी हमारे यहां वर्क हैं, जो उसको काम करने के लिए जो भी व्यक्ति हमारे यहां पर हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे और किस तरह से किया जाए जिससे कि वो मैक्सिमम की बात कभी नहीं होती है, ऑप्टिमम की बात होती है। वो अपने ऑप्टिमम को ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज कर सके, क्योंकि सबका कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक ही कैपेसिटी सबकी होती है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है, चाहे वो लर्निंग कैपेसिटी हो, चाहे वो वर्किंग कैपेसिटी हो या अन्य कोई कैपेसिटी। तो जो उनके अंदर की कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता को, उस कैपेसिटी को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जाए, जिसको कहा गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, जिससे कि ये तीनों कॉन्सेप्ट, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग, जिससे कि न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड हो, बल्कि वर्क फोर्स, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं उनके अंदर सेटिस्फैक्शन हो, सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। जब ये काम होता है, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स,
जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है तब कहलाता है वो स्टाफिंग। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टाफिंग का होता है। स्टाफिंग के बारे में हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो इन्फोसिस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। उनका नाम है नारायण मूर्ति। उन्होंने बहुत अच्छे अपने शब्दों को स्टाफिंग के बारे में बताया है। वो शब्द क्या है? आवर एसेट्स, ये शब्द इन्होंने बताया है। ये आवर एसेट्स यानी स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एसेट्स होता है, बहुत बड़ा। आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। कन्फर्म स्टूडेंट्स, एक समय के बाद, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में है कि शाम को ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, उनको थोड़ा सा हम अलग कर दे रहे हैं। लेकिन 90% या मोर देन 90% ऑर्गेनाइजेशन शाम को 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे, जैसा वहां का नेचर है, वो बंद हो जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होता है तो जितने भी उसमें वर्कफोर्स होते हैं वो अपने घरों पर चले जाते हैं। यही चीज मूर्ति साहब बता रहे हैं। आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। सब जितने भी हमारी एसेट्स कौन सी? ये वर्कफोर्स की एसेट्स। हमारी वर्कफोर्स शाम को घर के वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चली जाएगी। कहां? अपने अपने घरों में। वी हैव टू मेक श्योर, हमको अपने को श्योर करना है। कैसे करेंगे अभी बताएंगे। हमको अपने को श्योर करना, हमको मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को श्योर करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि जो आज शाम को वर्कफोर्स हमारा अपने अपने घरों पर गया है, हम इतने श्योर हो जाएं कि अगली सुबह जब ऑर्गेनाइजेशन का गेट खुले, यानी काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो, तो वो वर्कफोर्स बिना किसी कहे या बिना बुलाए अपने आप वर्कफोर्स वो अपने जगह वहीं पहुंच जाए जहां पर वो कल शाम को थे। और जिस तरीके से वो लोग अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से, अपने ऑप्टिमम वर्कफोर्स से वो लोग काम कर रहे थे, उसी तरह से काम करना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, मूर्ति साहब कहते हैं कि ये जो वर्कफोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है। और ये सही बात है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स जो वर्कफोर्स के रूप में है, अगर ये प्रॉपर नहीं है, तो जो 4M का कॉन्सेप्ट है, मैन, मशीन, मनी और मटेरियल, इसमें से मैन मीन्स वर्कफोर्स, मशीन, मनी, मटेरियल, ये तीन के तीनों चीजें मैन के द्वारा ही गवर्न होती हैं, मैन के द्वारा ही ऑपरेट होती है, मैन के द्वारा ही इनको सिस्टमाइज किया जाता है। मैन मीन्स वर्कफोर्स। तो ये जो मैन ही है, यही हमारा है आवर एसेट्स। तो ये चीज स्टाफिंग के बारे में डेफिनेशन और मूर्ति साहब के जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश किया है। अब स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम एनालाइज करते हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हमको बहुत ही चीजें, बहुत स्टेप, जो एक सॉलिड स्टेप है वो मिलता है ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ वर्कफोर्स। जब ये ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग और मेंटेनिंग वर्कफोर्स को, और उसके साथ क्या जुड़ेगा? सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। सेटिस्फाइड वर्कफोर्स होना चाहिए। वह हालांकि वो सेटिस्फैक्शन यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ,
इतना लिमिट जरूर हो जिससे कि वर्कफोर्स अपने आप में संतुष्ट हो जाए, जिससे कि नारायण मूर्ति साहब के वर्ड को बल मिल सके कि आवर एसेट्स जो कि शाम को चला गया है, कल सवेरे बिना कहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम पर बिना इफ या बट के वापस हो जाए। क्योंकि अगर सपोज करिए स्टूडेंट, सपोज करिए अगर वर्कफोर्स नहीं आता है या प्रोपोर्शनेट आता है या 2 4 10 कम आते हैं तो होगा क्या? सबसे पहला काम जो वो कर रहे थे कल शाम को, आज सवेरे वो काम नहीं हो पाएगा। नो डाउट काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, लेकिन काम के डिस्ट्रीब्यूशन में जिसको काम दिया जाएगा, जो प्रेजेंट वर्कफोर्स होगा, जिसको काम दिया जाएगा उसके पास तो अपना काम था ही, और ये एडिशनल वर्क उसके पास आ जाएगा जो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत का काम आ जाएगा, पहला। दूसरा, ये तो टाइम बाउंड हो गया, जिसको एडजस्टमेंट हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट कर दिया गया। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। अब परमानेंट सोल्यूशन पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। हालांकि इसी चैप्टर का पार्ट है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वो बाद में बताएंगे थोड़ा डिटेल में, या थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को एक रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। फिर जो नया व्यक्ति आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि नया व्यक्ति उनसे ज्यादा कैपेबल हो। सपोज करिए उनसे ज्यादा कैपेबल है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। सपोज करिए उनसे कम कैपेबल है, तब वर्क हमारा यानी ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से, दोनों मुसीबतें आएगी। एक चीज और आएगी, जो नया व्यक्ति आएगा उसको समझने में कुछ तो समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन, कुछ तो समय लगेगा। उतने समय के लिए क्या काम ठीक ढंग से चल पा रहा है? इसीलिए मूर्ति साहब कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी एसेट्स होती, जो 4M का मैन है। इसी यही व्यक्ति ऐसा होता है जो मशीन, मटेरियल, मनी को प्रॉपर यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको कैपेबल बनाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने उस जगह पर पहुंच जाए या उस जगह तक पहुंच जाए जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, यानी टारगेट अचीवमेंट, जिसको कि गोल आप कह सकते हो, जिसको कि हम आप गोल कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अपना अचीव कर ले। हो सकता है टारगेट अचीव ना कर पाए क्योंकि वह बहुत इसमें हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है या मैन मेड हिंड्रेंसेस आ सकते हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटीज अभी आपने कल देखा होगा कि करीब करीब 10 देशों में या 9 देशों में भूकंप का झटका आ गया और पूरी की पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी उनकी खराब हो गई। अब वो रिस्टोर होगा, उसको फिर से बनाया जाएगा, यानी उतने तो पीछे वो चले ही गए। तो ये सब चीजें तो आती रहती हैं, लेकिन इतना जरूर हो कि कम से कम समय में हम एडजस्टमेंट कर ले। लेकिन अगर हमारी एसेट्स रोज सवेरे अपने आप हमारे काम पर वापस आ जाती है तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैजुअलिटी होना निश्चित है, हिंड्रेंसेस आना निश्चित है, इसको न तो कोई रोक सकता है न कभी रुकेगा, ये तो होता है। लेकिन हाँ, वो एडजस्टमेंट आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी एसेट्स जो कैपेबल है वो अगर कहीं चली गई एसेट्स, तो ये तो दिक्कत वाली बात आ सकती है और इसमें बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये चीज एक आज मैंने स्टाफिंग का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास रख दिया है। अब स्टाफिंग में जो स्टाफिंग करने जाएंगे उसमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये मैं 2 चीज लिख दे रहा हूं।
ये सभी जितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब करते हैं, वो सब करते हैं, जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं। पहला, वर्क फोर्स एनालिसिस, बी वर्क लोड एनालिसिस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने यहां पर जो स्टाफिंग का काम करते हैं उसमें दो चीज का वो लोग एनालाइज करते हैं, एक वर्क फोर्स, एक वर्क लोड। क्योंकि ये दोनों आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वर्क फोर्स एंड वर्क लोड एनालिसिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्कलोड है, इस वर्कलोड को कंप्लीट, प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए हमको कितना वर्कफोर्स चाहिए, तो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है, पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है। और ये एनालिसिस एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम करती है जो स्टाफिंग प्रोसेस के अंडर में आती है। ये इस काम को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होता है स्टाफिंग का, जिसको कि हम लोग कहते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, और इसी को ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट भी कहते हैं। यही डिपार्टमेंट ऐसा है जो वर्क फोर्स और वर्क लोड दोनों को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद किस जगह पर कितने व्यक्तियों की जरूरत है और किस कैपेबिलिटी की व्यक्ति की जरूरत है। पहला क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी, यानी कितने व्यक्तियों की जरूरत है और किस लेवल के कैपेबल व्यक्तियों की जरूरत है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। सपोज करिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज करिए 10 लोगों की जरूरत है, 10 वर्क फोर्स। सपोज करिए 10 लोगों की जरूरत है। वर्कलोड, वर्क फोर्स और वर्कलोड में एनालिसिस से करके ये रिजल्ट निकाला गया कि 9 लोग चाहिए। अब जो 1 लोगों का काम है वो कौन करेगा? इससे 9 लोगों के ऊपर एडिशनल बर्डन आ सकता है। सपोज करिए कि वर्क फोर्स और वर्कलोड एनालिसिस में किया गया 11 लोगों की जरूरत है, तो जो एक एडिशनल अपॉइंटमेंट हुआ है इसको क्या काम दिया जाएगा? यानी ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग दोनों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक खतरनाक स्थिति आ सकती है। तो इसलिए जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये जो HRM है ये आपका बहुत ही अच्छे ढंग से एनालिसिस करके कितने प्रॉपर की जरूरत पड़ती है और किस लेवल पर कितने लोगों की। तो यहां पर स्टूडेंट डिफिनीशन, नारायण मूर्ति साहब का गोल्डन वर्ड और वर्क फोर्स और वर्क लोड एनालिसिस को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से रख दिया है। ये वीडियो आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा। अब स्टाफिंग का भी चैप्टर 2 वीडियो या 3 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को भी
आप लोग अपने दोस्तों और परिचितों को भेज दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।